अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि कनाडा ने अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम नए सिरे दोबारा से ओपन कर दिया है। एक साल में दो बार इस बार उन्होंने अपना अपनी इमिग्रेशन ओपन किया है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने मार्च में एक वीडियो बनाई थी कनाडा पे, जब उन्होंने 1 मिलियन लोगों को लेने का वादा किया था 2022 तक। 2 साल के लिए उन्होंने कहा था 2 साल में उन्होंने 1 मिलियन लोगों को कनाडा में लेके जाना है। अभी इसी सिलसिले में कनाडा ने नया ऐलान किया, नए सिरे से वो इमिग्रेशन प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कनाडा एक साल में 2 बार अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम ओपन करे। दोस्तों दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन वीज़ा या इमिग्रेशन के जितने भी काम होते हैं वो कनाडा ही करता है। कनाडा के अलावा मैंने कोई कंट्री नहीं देखा जो कि इतना ज़्यादा प्रमोट करता है इमिग्रेशन को, इमिग्रेशन वीज़ा को या फिर इससे रिलेटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इलीगल बंदा भी वहाँ पे जा रहा है और जिसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है वो भी उठ के कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा कहता है कि उसको दुनिया से ज़हीन तरीन लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, टेक्निकल किस्म के लोग चाहिए। जो टेक्निकल टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास पैसा है, कनाडा उनको वेलकम करता है और पूरी दुनिया में से वो लोगों को लेकर आता है। कनाडा को अगर आपने समझना तो उससे पहले आप दोस्तों दुबई को समझें, यूएई को समझें, देन आपको अच्छे तरीके से कनाडा की पॉलिसी समझ आ जाएगी। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने दुबई की पॉलिसी का नाम ले लिया है, दुबई का यूएई का नाम लिया। मैं आपको समझाता हूँ ऐसे कि जब 90s का 80s का और 90s का अगर आप दुबई देखते हो आज के दुबई के साथ, यूएई के साथ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो क्यों है दोस्तों? यूएई की जो अपनी पॉपुलेशन है वो तकरीबन 17% है। बाकी जो 83% है वो सारे आउटसाइडर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, दूसरे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, फिलिपिनो, ये सारे जो है उनके कंट्री में आए हुए हैं। और भी दूसरे वेस्टर्न जो वेस्ट से जितने भी हैं सारे यूएई में आके मुकीम हैं। तो उन्होंने ये कंट्री को आबाद किया, अपने बिजनेसेस रन किए हैं, यहाँ पे जॉब्स करते हैं। तो आज अब देख लें दुनिया में हर बंदे की ये होती है कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता यूरोप को या अच्छे कंट्री को डायरेक्ट नहीं जा सकता तो उसकी यही ख्वाहिश होती है अच्छे रोजगार की तलाश में यूएई में आए। ऐसे ही फिर यूएई में तकरीबन ऑल नेशनलिटीज़ रहती हैं, दुनिया का ये एक वाहिद कंट्री बन जाता है। तो इसी तरह कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो कि दुनिया से ज़हीन तरीन और टेक्निकल और टैलेंटेड लोगों को अपने कंट्री में लेकर आ रहा है और उसका यही कोशिश है कि मैं दुनिया से ज़हीन तरीन लोगों को अपने कंट्री में जमा करूं ताकि वो उनकी इकोनॉमी को, उनकी कंट्री को ऊपर लेकर जाएं, बूस्ट करें, बूम पे लेकर आएं। तो ये कनाडा कहता है। तो कनाडा में तकरीबन हर बंदा जाने वाला, वो टैलेंटेड देखते हैं या फिर टेक्निकल। अब देखें अगर वो लेबर भी ले रहे हैं तो लेबर भी उनके पास टेक्निकल किस्म की होगी, टैलेंटेड होगी। कैसे? अब आप यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। ट्रक ड्राइवर उनको चाहिए, कैसे वो लेंगे? पाकिस्तान से तो नहीं ऐसे उठ के आप ट्रक ड्राइविंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे एजेंट तो काफ़ी बैठे हुए, वो कहेंगे कि आपको मैं पूरे ख़ानदान को ही भेज देंगे, आप टेंशन ही ना लो, आपका तो कल ही वीज़ा लगा, आप कनाडा चले जाओ। खैर एजेंटों को आप छोड़ ही दो। मैं ये बात करूं कि अगर किसी ट्रक ड्राइवर ने भी कनाडा जाना होता तो वो यूएई में जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस होता है, ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस होता है, उसके बाद उनके पास आइल्ट्स होता है और बैंक स्टेटमेंट होती है। आइल्ट्स तो इतना खैर नहीं इस फील्ड में, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए इस फील्ड में क्योंकि यूएई में जो रह रहा है उसको आती है, ऑब्वियस बात है। उसके अलावा यहाँ पे फिर बैंक स्टेटमेंट मैटर करती है। ये सारी चीज़ें मैटर करने के बाद आप डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा लगता है, देन आप कनाडा मूव हो जाते हो। ठीक, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर किस तरीके से जाते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो ट्रक ड्राइवर भी जा रहा है ना तो वो भी अमीर होगा पाकिस्तानी के हवाले से देखा जाए, उसके पास बैंक बैलेंस भी है। दुबई का, यूएई का लाइसेंस लेना ऐसे ही है कि आपने यूएई की नेशनैलिटी ले लिया है। ये यूएई में जो रहते हैं उनसे आप पता कर लें कि जिनके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऐसी है कि जैसे उनके पास नेशनैलिटी है। उसके बाद जो बंदा वहाँ पे ट्रक ड्राइवर है वो जाहिर बात है हैवी व्हीकल्स में आता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो इस किस्म की मैं बात करूँ, अगर लेबर भी जाती है कनाडा में तो उनके पास अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं। उसके अलावा अगर कोई बंदा इलीगल चला जाता है, इलीगल भी कैसे जाएगा? विजिट पे जाके जाहिर बात है इलीगल होगा।
तो विजिट उन लोगों को मिलेगा जिनकी ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, लाइक शेंजन, यूके ऑलरेडी उन्होंने ट्रैवल किया होगा और उसके अलावा 8-10 कंट्री अच्छे ट्रैवल किए होंगे, या फिर कोई इनविटेशन होगा। अगर ये बंदा वहां पे जाके इलीगल होता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए कि वो बंदा ऑलरेडी दुनिया देख चुका है, वो ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर चुका है ट्रैवलिंग के ऊपर। उनको पता है कि यार ये हमारी इकोनॉमी पे आके बोझ नहीं बनेगा, ये बंदा खुद कुछ कर लेगा। तो कनाडा बस ये कहता है कि भाई हमारे कंट्री में आके हमारे ऊपर बोझ नहीं बनना, ठीक है, हमें कुछ दो, कुछ करके दिखाओ, काम करके दिखाओ, देन हम आपको वेलकम करते हैं। इसी तरीके से जो बंदे वहां पे चले जाते हैं तो कनाडा उनको डिपोर्ट नहीं करता अगर उनकी कोई मेजर मिस्टेक ना हो। अगर वहां पे जाकर रेफ्यूजी भी डालते हो तो कनाडा एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है? उनको पता है कि यार उनकी वहां पे इतनी ह्यूमन तंजीमें चल रही हैं, इंसानी हकूक़ जिन्हें तंजीम कहते हैं आप, वो इतनी ज़्यादा और इतने राइट्स देती हैं पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो कनाडा एक वाहिद कंट्री है जो कि इतने राइट्स वहां पे मिलते हैं। तो इसलिए जो बंदा लैंड कर जाता है यूके कनाडा की लैंड सरजमीन पे, लैंड पे, तो वो बंदा कहता है जी मैं अब डिपोर्ट नहीं होने वाला, मुझे असाइलम मिल जाएगा। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ इमिग्रेशन प्रोग्राम की। तो कनाडा में अब जो नया इमिग्रेशन प्रोग्राम ओपन करने वाले हैं उसके अंदर अगर बात करूं तो दोस्तों, पहले उन्होंने स्पाउस वीज़ा जो है इस साल तकरीबन 6000 स्पाउस वीज़ा उन्होंने मुकम्मल करने हैं। उसके अलावा अगर स्टूडेंट वीज़ा की मैं बात करता हूं तो स्टूडेंट वीज़ा दोस्तों सितंबर इनटेक जो अगले साल आएगा, एक तो गुजर गया, एक जो अगले साल आना है उसके लिए 56,000 उन्होंने स्टूडेंट्स लेने अपने कंट्री के अंदर। उसके अलावा अगर मैं एक्सप्रेस एंट्री की बात करता हूं तो एक्सप्रेस एंट्री से 78,000 लोग ऑलरेडी मुस्तफीद हो चुके हुए हैं। तो कनाडा इस तरीके से वार्म वेलकम कर रहा पूरी दुनिया को। लेकिन बात वही आती है कि वो सिर्फ अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से पाकिस्तानी ये समझेंगे बहुत सारे लोग कि इस पाकिस्तानियों की बात हो रही है। सिर्फ पाकिस्तानियों की यहाँ पे बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया से लोग उन्होंने इकट्ठे करने। अगर 6000 स्पाउस वीजा उन्होंने इस साल मुकम्मल करने हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान से 6000 स्पाउस वीजा हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया से 6000 स्पाउस वीजा को उन्होंने मुकम्मल करना है। इसी तरह एक्सप्रेस एंट्री और स्टूडेंट वीजा की अगर मैंने बात की है तो उन्होंने पूरी दुनिया से करना है, ना कि वो सिर्फ पाकिस्तान से कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं जेरी फेडेक्स वीएफएस ग्लोबल की, तो अभी क्या एम्बेसी वर्क कर रही है या नहीं कर रही? मैं उनका बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं पेपर वर्क आप पेपर नहीं सबमिट करवा सकते, ऑनलाइन इनकी हो रही है। और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, फिंगर प्रिंटिंग हो रही है पाकिस्तान में, वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आप काम करवा सकते हो इनका, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट काफी टाइम लगेगा क्योंकि उसके बाद अभी ये पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया जैसे कि आपको पता है बंद है, लेकिन कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए ओपन किया। आप फिंगरप्रिंट्स दे सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, सारा पेपर अपना वर्क करवा सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन होगा, ना कि आप अपने पेपर्स जाके सबमिट करवाओगे तो आपका वीजा प्रोसेस होगा। ये जब करंट सिचुएशन इस तरह की खत्म होगी उसके बाद ही इसके बारे में कुछ हो सकता है। अभी ये जो इमिग्रेशन नए सिरे से ये ओपन हो रही है, इसमें होगा क्या? अब सारे दोस्त ये एजेंट माफिया जो है वो यही कहता है कि हर बंदा अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं, हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। मैं बता दूं उनको कि भाई आपके अकाउंट में कम से कम 40 से 60 लाख रुपया होना चाहिए। उसके बाद आपका आइल्ट्स होना चाहिए 6.5 बैंड के साथ। जिन बंदों ने आइल्ट्स नहीं किया हुआ उनको मैं बता दूं वो आइल्ट्स कर लें, 6.5 इनका चाहिए होता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 40 से 60 लाख, ये इनिशियल मैं बता रहा हूं आपको खर्चा कि ये आपका होना चाहिए। देन आप इमिग्रेशन वीजा के बारे में सोच सकते हो, उसके अलावा नहीं। अगर कनाडा की बात कीजिए तो कनाडा ने इस साल बहुत सारे, उसके अलावा इनकी मुख्तलिफ सूबों की बात की जाए तो इसमें ब्रिटिश कोलंबिया सरफहरिस्त हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इन्विटेशन भेजे। इस तरह इनका कनाडा का होता है कि हर सूबे के अंदर से इनकी इनविटेशन वगैरह निकलते हैं। जिस तरह पिछले दिनों बहुत सारे एजेंट माफिया और कंसल्टेंट हजरात बड़े उन्होंने बड़ा चढ़ा के बताया कि फलाना एक कोई सूबा है, उन्होंने इतने निकाल दिए हैं वैकेंसी, आप वहां पे जॉब करने के लिए जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनका सूबे वाइज इनका सारा काम चलता है कि किस सूबे ने ज्यादा आपको वीजे प्रोवाइड किए या फिर इन्विटेशन भेजे। तो इस तरीके से ब्रिटिश कोलंबिया वो सबसे आगे रहा। इसी तरह इस साल भी अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो अब नई पॉलिसी आ रही है इनकी, पहले 2022 तक की थी जिसमें उन्होंने 1 मिलियन हजरात को 1 मिलियन लोगों को लेना था। अभी जो पॉलिसी आ रही है
उसके अंदर तकरीबन 2023 तक ही चलेगा और उम्मीद यही की जा सकती है कि इन्होंने तकरीबन 1 मिलियन लोगों को ही लेंगे। तो दोस्तों ये कनाडा का बड़ा अच्छा इकदाम है जो कि इस टाइम उन्होंने लिया। मैं बता दूं दोस्तों, कनाडा के नाम पे बेवकूफ़ ना बनो जब तक आपके पास आइल्ट्स नहीं है। जो लोग वर्क परमिट पे वहां पे जाना चाह रहे हैं उनको कम से कम आइल्ट्स चाहिए, आइल्ट्स कर लो, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए आपके पास। मैं एक चीज़ कहता हूं कि अगर आपको पाकिस्तान में ही नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कैसे सोच सकते हो कि डायरेक्ट कनाडा आपको हायर कर रहा है इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर, जबकि आपको इंग्लिश भी नहीं आती है। तो आपको फूड पैकिंग के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो आप खुद बनते हो, मैं ये कहता हूँ आप खुद बनते हो, कोई बनाता नहीं है, आप खुद बन जाते हो। तो बेवकूफ़ नहीं बनना, पहले पाकिस्तान में नौकरी कर लो। अगर पाकिस्तान में अच्छी मिलेगी देन नहीं आपको वहाँ पे मिल सकेगी, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी तो आप कहीं पे माइग्रेट नहीं कर सकोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।